ये था जब किसी राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ रही हों, मुख्यमंत्री वहाँ से काम अच्छे से नहीं कर रहा हो, तो वहाँ पर बैठा हुआ एक कैमरा राष्ट्रपति जी का, जिसे हम राज्यपाल बोलते हैं, राज्यपाल ये देख लेगा, ये रिपोर्टिंग है, साहब क्या करें, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यानी राज्य नहीं चला पा रहा है तो राष्ट्रपति राज्य की सभी शक्तियाँ अपने हाथों में ले सकता है, और वही जो सीसीटीवी कैमरा है तो वही कुछ दिनों के लिए राज्य वहाँ पर चलाएगा, उसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राजा जैसे बैठते थे अपने सभा में, उसके बाद मंत्रिमंडल बैठता था, राजा को सब बताते थे कि महाराज हमने ऐसे किया, महाराज हमने ऐसे किया, महाराज हमने ऐसे किया, सिर्फ राजा सुनते थे। उनको लगता था कि प्रधानमंत्री ऐसा करो, तुम जाओ फलाने राज्य से हमारी बात कराओ और थोड़ा मोहब्बत देखो। फिर इधर से सेनापति से, सेनापति आप देखो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, इनकी थोड़ा मदद करो। अब सेनापति जा रहे हैं तो फिर कहते थे वित्त मंत्री से, यानी उस मंत्री से, कि तुम भी जाओ और इनकी व्यवस्था करो, पैसे वैसे की सेना जा रही है, सेना के लिए व्यवस्था करो। और फिर कोषाध्यक्ष से कहते थे कि तुम व्यवस्था करो इनकी, जो कि खाना पाना रहना इस जनता का कैसे करना है। फिर टैक्स वाले से वो देते कि तुम टैक्स पटाओ ताकि हमारा राज्य चलता रहे। तो ऐसे ही राष्ट्रपति का काम है कि सारा जो मंत्रिमंडल है, मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 78 के तहत सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसके लिए है, राष्ट्रपति जी के लिए। तो हमारा हो चुका था यहाँ तक पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कल हम देख चुके थे इसे, आज के जो विषय हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 हमारा हो चुका है। आज हम प्रेसिडेंट की उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो प्रेसिडेंट के पास रहती हैं। सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास रहती हैं। वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो मैं बात करूँ राष्ट्रपति की शक्तियों में, जैसे कि कार्यकारी शक्ति, उसके बाद विधायी शक्ति, उसके बाद न्यायिक शक्ति, उसके बाद सैन्य शक्ति, और मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ इसका, उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, आपातकाली और वीटो पावर, और प्रिविलेज और विवेकाधीन शक्तियाँ। ये करीब 10 प्रकार की इन पर जो शक्तियाँ हैं जो अपना समय समय पर ये प्रयोग में लेते हैं। उनकी पावर की बात करें तो और भी इनकी राजनीतिक शक्तियाँ हैं। ये तो राष्ट्रपति की मुख्य शक्तियाँ थी। जैसे कि हमने आर्टिकल 53 पढ़ा था, उसमें स्पष्ट लिखा था 53 में कि वो अपने शक्तियों का समय पर यूज कर सकता है। 53 में विधायी शक्तियाँ थी, पॉलिटिकल शक्तियाँ थी। तो उसमें क्या है कि जैसे इमरजेंसियाँ हैं, जैसे 356, चाहे 52 हो चाहे 360, उनका भी प्रयोग अनुच्छेद 53 के तहत ही करेंगे। आर्टिकल वही है लेकिन काम अलग है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वही इसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारी जैसे कि राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी अधिकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और सरकार के सभी निर्णय उनके निर्णय पर माने जाते हैं। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति सीधे अब खुद नहीं करते लेकिन अपने कार्यकारी अधिकारियों से कराते हैं। जैसे ये अधीनस्थ अधिकारी हैं, इनके द्वारा कराते हैं। जैसे मान लो अभी प्रधानमंत्री जी का कोई देश में कोई दौरा है, वहाँ से कोई मान लो कोई योजना लेके आते हैं, या हो सकता है वहाँ से लोन, बैंक लोन ले रहे हैं, या कुछ भी XYZ कोई भी संधि कर रहे हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे। अनुच्छेद 78 के अनुसार कहता है राष्ट्रपति को संघ के मामले की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। संघ के मामले जो भी काम कर रही है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री जो भी काम कर रहे हैं देश में, उसकी सारी की सारी जानकारी प्रधानमंत्री जी को होनी चाहिए। आर्टिकल 78 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार होगी, बताने के लिए चल क्या रहा है। वहीं कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो 53 के ही अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति इनके पास होती है। 77 में भारत की सरकार के सभी अधीनस्थ अधिकारी इनके लिए सारे जो भी काम करें इनके मुहर के बिना नहीं कर पाएंगे। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त करने का भी अधिकार है। जैसे कि वो नियुक्ति कर सकते हैं, तो जैसे कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे रक्षा मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, चाहे रक्षा मंत्री आपके अभी राजनाथ सिंह हैं, कोई भी XYZ जितने भी मंत्री हैं, पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करेंगे? केंद्रीय मंत्री। कहने पर किसके? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री की किसकी करेंगे? पार्टी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करेंगे, पार्टी अध्यक्ष से पूछकर करेंगे। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति जी करेंगे। उच्च और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे। वो तरीका अलग हो सकता है, राष्ट्रपति जी किस प्रकार करते हैं, किसको पूछ कर करते हैं, किसके परामर्श पर करते हैं, लेकिन करेंगे राष्ट्रपति ही। भारत का अटॉर्नी ऑफ जनरल जिसका ये खुद इनका एक वकील होता है, आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति यही करेंगे। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी आयोग का जो अध्यक्ष होता है मुख्य, उसकी और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे। तो ये राष्ट्रपति के इनके अलावा और भी नियुक्तियां हैं। वो नियुक्तियां ये हैं, ये मान लो कि मैंने कल जैसे बताया कि दादाजी हैं, दादाजी सबकी क्या करेंगे, क्लास लेंगे। जिस दिन इनका मन होगा उस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की और वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग आ गया, चुनाव आ गया और उसके अन्य सदस्य भी आ गए जो कि अभी 2 हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक हो चाहे महिला आयोग हो चाहे ओबीसी या पिछड़ा वर्ग हो, यूटी के राज्यपाल हो, प्रशासक हो, उपराज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो या राजभाषा आयोग हो, इनकी सबकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। जैसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति न राज्यपाल करते हैं, हालांकि राज्यपाल भी किसने बनाया, राष्ट्रपति जी ने, तो उस हिसाब से इनडायरेक्टली राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं। यूटी के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल जो भी हों या राजभाषा आयोग, वो सब हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति को यूपीएससी सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ानी है या घटानी है, सेवा शर्तें और कार्यकाल के संबंध में नियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकते हैं। किसी राज्यों में मतभेद है तो एक परिषद भी बना सकते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद, जो राज्यों के अंदर काम करेगी। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भी घोषित कर सकते हैं। ये जनजातियों का क्षेत्र है, इसमें मुआवजा या फिर कहते हैं सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएं सरकार द्वारा, ये भी राष्ट्रपति की कलम के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी 148 कैग जैसे बोलते हैं, भाषा आयोग और यूपीएससी और चुनाव आयोग की कार्रवाई रिपोर्ट संसद में समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इनका जवाब मांग सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर है। ऐसे ही राष्ट्रपति रबड़ की मोहर नहीं है, इनके कार्य भी हैं, लेकिन कार्य अपने समय समय पर करते हैं, उसको बैलेंस रखने का काम करते हैं। सिस्टम को बैलेंस रखने का काम राष्ट्रपति जी का होता है। जो भी जितने भी, जैसे मान लो एक मुखिया है, मुखिया ने अपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं हर जगह, उन कैमरों से निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना एक ऑफिस में बैठकर राष्ट्रपति जी का काम है। राष्ट्रपति जी अपने राष्ट्रपति भवन से बैठकर सब पूरे देश को ही मॉनिटरिंग करते रहते हैं। वो अलग विषय है कि मोदी जी को हर देश में भेज देते हैं, तो वो भी बिना उनकी मर्जी के नहीं आते, वो भी उनसे परमिशन लेकर किसी देश का दौरा करते हैं। विदेश मंत्रालय से लेके पूरा मंत्रालय उनके पास है, तो पावर तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पावर अपने समय पर दिखाते हैं। ऐसे नहीं हर काम में वो ताक झाक करते रहें, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जी की जो शक्तियाँ हैं तो वो शक्तियाँ सही समय पर काम में आती हैं। विधायी शक्तियों की बात कर लें तो विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका और संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का भी अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि इनका जो एज है वो संसद में बैठ सकता है, दोनों सदनों में। वह लोकसभा और 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि 104वां संविधान संशोधन हुआ 331 में अनुच्छेद में, उसमें अधिनियम से राज्यसभा में 12 सदस्य को चुन सकते हैं। धारा 80 के तहत वो हो सकते हैं साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से और अन्य क्षेत्र हैं, इनसे वो चुन सकते हैं। जैसे आजकल कोई भी नेता होता है, मतलब जैसे अभिनेता होता है कोई भी एक्टर, तो उसे राज्यसभा में काम मिल जाता है बिना किसी पार्टी से, वो यही है कला से। यहाँ से राष्ट्रपति जी उनको मनोनीत कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ इन 2 एंग्लो इंडियन की, इसका भी काम खत्म हो चुका है, ये भी हटा दिए चुके हैं। इनकी 2 सीट हुआ करती थी, ये क्रॉस अब 545 सीट हुआ करती थी भारत में, अब 543 वर्तमान में है, वो भी अभी हाल ही में हटा दिए गए हैं। राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों में बात करूं तो वो संसद को बुलाते हैं, वह संसद को बुलाते हैं और स्थगित कर भी देते हैं। इन दोनों का काम राष्ट्रपति जी का है।
संसद को आहूत करना कि राज्यसभा लोकसभा एक ही हॉल में बैठकर बात करें, किसी कानून पर चर्चा करें, या फिर लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो उनको विघटन यानी भंग करना भी राष्ट्रपति का ही काम है। सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होगा, ये भी राष्ट्रपति का है, नहीं तो वो राष्ट्रपति उनका क्या कर देंगे। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित करते हैं। वह प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में और संसद के संयुक्त सत्र में भी दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। पहले सत्र में संबोधित करेंगे, चलो भाई तुम्हारा बजट का टाइम हो गया, चलो बजट कर लो। फिर अंत में भी उनको सत्र करेंगे, बजट हो गया तो उसको लागू करो, ये उनकी जिम्मेदारी होती है याद दिलाना। और जब भी कार्यकाल पूरा हो जाता है लोकसभा का तो उसको याद दिलाना कि हाँ भाई तुम्हारा टाइम आ गया, वास्ता जमा करो और जो आचार संहिता उसे लगाओ और अपना इलेक्शन लड़ो, फिर से चुन कर आना। फिर से तुम्हें चुन के आते हो तुम्हें फिर से बना देंगे और दूसरे आते तो और को बना देंगे। उनके लिए सब बराबर है, देश बराबर है, पहले नागरिक वही है। तो ये था उनकी शक्तियों का बोलबाला। यदि लोकसभा के अध्यक्ष, मान लो जो लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जो उन सांसदों में से ही बनाया जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, ऐसे में अनुच्छेद 87 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जी वह सदन की अध्यक्षता लोकसभा के किसी भी सदस्य को सौंप सकते हैं। वैसे भी लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो कहीं ना कहीं वरिष्ठ कहीं से जीता हुआ हो या फिर प्रोटेम स्पीकर उनको जिताकर उनको बनाकर उनको अध्यक्ष बना देते हैं, और ताकि राष्ट्रपति चाहते हैं कि जो भी शपथ समारोह है, शपथ है जितनी भी, वो शपथ उनके अध्यक्ष के लिए ली जाए। ऐसा नहीं है कि हर लोकसभा मान लो सांसद सबके सब राष्ट्रपति जी के पास शपथ लेने आ जाए तो वो तो बस उनका तो हो गया काम। इसीलिए ये जो अध्यक्ष होता है इसके सामने जितने लोकसभा सदस्य होते हैं वो सबके सब शपथ लेते हैं अपनी। यदि किसी विधेयक पर गतिरोध हो तो वह दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं 108 का प्रयोग करके। अनुच्छेद 108 में स्पष्टीकरण ये क्या गया है, अगर कोई बात बन बिगड़ रही है तो उसमें राज्यसभा लोकसभा को एक मीटिंग हॉल में इकट्ठा कर सकते हैं, यानी बुला सकते हैं। वो भी राष्ट्रपति का ही अधिकार है 108 के। जब धन विधेयक की बात हो तो 110 का प्रयोग करेंगे। 110 का प्रयोग करके वो संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही अधिनियमित बनता है। 108 में उन्होंने दोनों सभाओं को बुलाया, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। उसके बाद 110 में कहते हैं वो धन विधेयक, भाई जो पैसा है वो बांट बूट लो अपना जितना भी है। तो ये दोनों ही 108 110 संबंधित राष्ट्रपति से हैं और लोकसभा से हैं। अब सीजन स्टार्ट होता है 2, जिसमें राष्ट्रपति क्या करने वाले हैं अब सुनिए। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह अपनी विधेयक पर अपनी सहमति देते हैं। राष्ट्रपति जी विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी उनका ही पावर है। धन विधेयक के अलावा किसी अन्य विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यदि संसद किसी संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के विधेयक को दोबारा पारित करती है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। जैसे मान लो पहली बार उन्होंने किसी ने बिल बनाकर भेज दिया राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी ने उसे खारिज कर दिया, जाओ फिर से इससे पुनर्विचार करो। फिर से उन्होंने वही पुनर्विचार कर जल्दी से फिर भेज दिया तो फिर मजबूरी हो जाती है। लोकसभा से राज्यसभा से पार होकर जब पहली बार गया, लोकसभा से राज्यसभा से फिर पूर्ण बहुमत से पार होकर गया तो फिर उनकी मजबूरी होती है कि अब तो बात सही होगी, तो फिर वो अंत में सिग्नेचर कर देते हैं। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि यदि विधानमंडल विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि यदि राज्य विधानमंडल या कोई दोबारा राष्ट्रपति की सहमति के बिना सहमति के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये भी नोट पॉइंट है, तो ये भी याद रखें। विधानमंडल या कोई भी दोबारा से भेजता तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार की तरह वो उसे पास कर दें, ठीक है। यहीं पर अनुच्छेद 123 की बात करते हैं। मैंने कहा था 53 में वो ऐसी शक्तियों का वर्णन किया गया है जिसमें वो कई प्रकार की शक्तियां
अपने प्रयोग में लेते हैं। जैसे मैंने कहा था 356, 360, 352, 123, 141, बहुत सारी शक्तियाँ मैंने गिनाई थी, 77, 78, 72, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो सब 53 में ही इंक्लूड होती हैं। उनका जो शक्तियों का जो बोलबाला है वो 53 में लिखा हुआ है। अब वो जगह जगह कौन कौन सी शक्ति कहाँ पर प्रयोग करते हैं वो अलग अलग आर्टिकल बना दिए गए। जैसे 123 में उनकी शक्ति का जो वर्णन है वो है 123 के तहत एक विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। जैसे कोई कानून डायरेक्टली बिना संसद यानी बिना लोकसभा राज्यसभा के उन्हें बनाना है कोई भी, तो अपनी मर्जी से वो अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 के तहत। ये इनको शक्ति दी गई है कि वो अपना कानून खुद अपने विवेक पर बना सकते हैं 123 का प्रयोग करके। राष्ट्रपति वित्त आयोग, नियंत्रण महालय का परीक्षक, चाहे भाषा आयोग हो, चाहे यूपीएससी हो, अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, और चुनाव आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखते हैं, ये भी राष्ट्रपति के अधिकार में है। इतने भी जितने भी आयोग आपने देखे ये भी सब के सब अपनी रिपोर्ट कहाँ रखेंगे, संसद के सामने रखेंगे। और संसद किसके सामने रखेगा, राष्ट्रपति के सामने रखेगा। अब राष्ट्रपति सबके फाइलें थोड़ी पढ़ते रहेंगे, राष्ट्रपति ने अपने सेक्रेटरीट बना रखे हैं, अपने नीचे काम वाले बना रखे हैं। बजट का काम वित्त का जो वित्त अध्यक्ष होता है, जैसे अभी एनके सिंह है 280 में, ये सब अपना अपना काम संभालेंगे। उन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं, मैंने जैसे कहा उन्होंने कैमरे हर कमरे में लगा रखे हैं, सिर्फ उनको ऑफिस में बैठकर मॉनिटरिंग करना है, तो वही काम है राष्ट्रपति जी का। जिन विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व समिति का आवश्यक होती है, धन विधेयक अनुच्छेद 110, जिसमें मैंने पहले कहा था किसी नए राज्य के निर्माण के लिए मौजूदा राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम बदलने के लिए अनुच्छेद 03, और एक विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण विधेयक की बात करें तो व्यापारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला कोई भी राज्य विधेयक अनुच्छेद 304 में इसका काम किया गया, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल। वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा या नगर हवेली हो, चाहे जम्मू और कश्मीर हो, लद्दाख हो, लद्दाख में शांति या विकास सुशासन के लिए नियम और कानून बना सकते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति पन्डुचेरी के लिए नियम बना सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी विधानसभा निलंबित या भंग न हो, उनकी भंग हो गई तो फिर नियम कानून नहीं बना सकते। विधानसभा वहाँ पन्डुचेरी या दिल्ली में चल रही है तब तक वो नियम बना सकते हैं। राष्ट्रपति के इतने भी विशेषाधिकार थे। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के लिए था, धन विधेयक की बात करने के लिए। भूमि अधिग्रहण या ऐसे चीज़ों के लिए 304 इनको रक्त करता है। बात करें जुडिशल पावर क्या क्या है इनकी, कौन सी जुडिशल पावर हैं, तो उन पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। अनुच्छेद 143 न्यायिक शक्ति से संबंधित है। इसमें स्पष्ट कहता है ये कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है, लेकिन वो सलाह वो माने या न माने वो उनका विवेकाधिकार है। वो जैसे कहते हैं ना, वो राष्ट्रपति किसी चीफ से यानी सीजीआई से, इधर आइए, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैंने ये जो कानून बना के जो लोग लाए हैं अभी, मान लो किसानों का कानून है, इस पर मैं अंतिम मोहर लगा दूं या नहीं। वो कहते हैं साहब लगा दो। राष्ट्रपति सोचते हैं अगर जो लगा दिया तो जनता के लिए, किसानों के लिए, महामहिम तो मैं ही हूँ। अगर ऐसा उन्हें लगता है तो वो वहाँ पर उनकी सलाह नहीं मानेंगे। मतलब क्या है, 143 स्पष्टीकरण ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश की या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश की सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसे माने न माने वो राष्ट्रपति जी की मर्जी है। ठीक है, वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। हाई चीफ की यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुखिया और हाई कोर्ट के मुखियाओं की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। जुडिशियल पावर में सबसे बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 72, ये काम करता है बेहतर। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसमें कुछ शामिल है, जैसे कि क्षमादान, इसमें दंड और कारावास दोनों को हटाया जा सकता है और वह दोषी को सभी दंडों, सजाओं और अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता है। जाओ वचन ही शासन, आप बरी किए गए, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर समन, दो प्रकार होते हैं, या तो क्षमादान पूरी तरह से या फिर समन। इनका क्षमादान सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल नहीं कर सकता, वो सर्वोपरि है। इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदलकर उसे कम करना है। उदाहरण के लिए जैसे मृत्युदंड है तो उसे कठोर कारावास दे सकते हैं।
उनको लगता है इसने गुनाह तो किया है और जब राष्ट्रपति के पास आ गया है तो फिर इनको थोड़ा सी सहूलियत दे दी जाए। उस सहूलियत में वो ऐसा कर सकते हैं, जैसे फांसी है तो आजीवन कारावास कर सकते हैं, आजीवन कारावास है तो थोड़ा और कर सकते हैं। हालांकि फांसी के मामले वहाँ पर तक जाते हैं और राष्ट्रपति जी ने कोशिश की है, कोई भी राष्ट्रपति होते हैं, कि फांसी ना हो पाए भारत में। इसीलिए इससे क्या ना इंटरनेशनल छवि खराब होती है कि भारत में आए दिन फांसी लगती रहती है। तो इसीलिए उन्होंने अब तक बहुत कम फांसी लगी हैं, और वो भी जो आतंकवादी ज़्यादा बड़े से रहे, उन्होंने गुनाह पता नहीं कितनी बड़ी लेवल पे किया है, तब जाके कहीं उनको मिला है। जैसे क्षमादान इसका अर्थ है या सजा की प्रकृति को बदलने, बिना सजा की अवधि के कम करना। उदाहरण के लिए जैसे 3 वर्ष का कठोर कारावास है तो 1 वर्ष में बदलना, ये हो सकता है। निलंबन की बात करें तो किसी भी सजा पर अस्थायी रोक लगाना, अस्थायी कुछ दिनों के लिए अस्थायी रोक लगा देना, और इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को माफी मांगने या सजा के स्वरूप में बदलना के लिए समय देना माना जा सकता है। ये भी इनके पास पावर है। अब बात करें इनकी पनिश और फॉरगिव, यानी सजा दें या माफ करें, तो क्षमादान से संबंधित कुछ न्याय की व्याख्या है। जैसे भारूराम बनाम एक केस था, भारूराम बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 72 के तहत सख्ती का प्रयोग करके केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना है, न कि राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से, और यह सलाह बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि 72 का प्रयोग राष्ट्रपति के अलावा यहाँ पर केंद्र सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी मानना चाहिए। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान दे दिया और है वो गुनाहगार। तो भारूराम ने इस पर केस कर दिया। इस बात पर उन्होंने एक भारत संघ यानी भारत के खिलाफ केस किया कि सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, हालांकि उसमें और भी शामिल होने चाहिए, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रहा। हालांकि केस रह गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कौन है, महामहिम है के एम नानावती बनाम बॉम्बे राज्य। ये भी 1968 में केस डाला गया आर्टिकल 72 पर ही। इस अनुच्छेद में 161 के तहत राज्यपाल को दी गई राहत को संवैधानिक रूप से अमान्य माना गया क्योंकि यह कला का उल्लंघन था। धारा 72 और धारा 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करता है। इनका मानना था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करता है। ये केस था एम के नानावती बनाम बॉम्बे राज्य, जिन्होंने धारा 72 और धारा 145 तहत अनुच्छेद 161 को जो राज्यपाल को दी गई संवैधानिक रूप से अमान्य मान्यता थी, उनको कला का उल्लंघन माना जाता था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करना था। ये अलग केस था। इसके बाद में एक आता है, एक और केस बाद था इपरू बनाम आंध्र प्रदेश। ये 2006 की बात है। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दी गई छूट को इस आधार पर रद्द कर दिया कि निर्णय लेने से अप्रासंगिक और संगत सामग्री शामिल हो गई थी। उन्होंने इस पर किया कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो थे, उनको द्वारा दी गई छूट को इस आधार पर रद्द कर दिया कि निर्णय लेने में अप्रासंगिक और असंगत सामग्री शामिल हो गई थी। इसके लिए इपरू बनाम आंध्र प्रदेश केस आया। इसके बाद में जो केस था वो था सतपाल बनाम हरियाणा राज्य से। ये सन 2010 में आता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी व्यक्ति को माफ करने के राज्यपाल के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्यपाल से सभी प्रासंगिक सामग्रियों के साथ उचित परामर्श नहीं किया गया था। कि जो राज्यपाल के जो स्टेट के लिए राज्यपाल ने जो वहाँ पर देखो, राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह क्षमादान जैसी व्यवस्थाएं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पूरी तरह से कर सकते हैं और ये कुछ विषय पर कर सकते हैं। इसके लिए इन पर केस डाले गए इन राज्यपालों के क्षमादान पर आर्टिकल 72 के लिए कि वो राष्ट्रपति का पद नहीं ले सकते। ऐसे ही सहकर सिंह बनाम भारत संघ आता है 1986 वाला। इसमें क्या कहा गया था कि इस मामले में न्यायालय ने माना कि धारा 72 जो है पूर्णतः न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, इसकी जांच की जा सकती है। इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली इंदिरा गांधी के हत्यारे केहर की याचिका पर विचार करते हुए धारा 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों पर विचार किया गया था। इंदिरा गांधी के हत्यारों पर फांसी के लिए जो सकेर था, उसने अपनी माफी के लिए मांगा था तो मुझे माफी के लिए पिटिशन डाली थी राष्ट्रपति को। एक राष्ट्रपति ने उन्होंने, अब राष्ट्रपति असमंजस में पड़ गया, क्या करें, इसे फांसी नहीं देते तो भी इसने देश के एक प्रधानमंत्री को मारा है। केस संगीन था, लेकिन केस संगीन था तो इसमें भी ये केस पड़ा था। इसमें ये कहा गया था, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ,
हाँ, इसमें कहा गया था राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली इंदिरा गांधी के हत्यारे केहर की याचिका पर विचार करते हुए धारा 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का पर विचार किया गया था सखेर सिंह बनाम भारत संघ 1986 वाले केस में। अगला केस था देवेंद्र सिंह भुल्लर बनाम 2015। JR न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित है, उसने कहा। एक था मुरुगन संथन और पौरविकलन, सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। राजीव गांधी हत्याकांड, यदि दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष बहुत लंबे समय तक लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है कि इसका हमें जवाब चाहिए, इसको क्यों पेंडिंग में डाल रखे हो। यहाँ पर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं और राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं, इनकी दोनों की बात हम करते हैं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ या कम कर सकते हैं और वहीं पर सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय दो प्रकार के हैं, एक तो सैन्य है और एक हमारा अपना है राज्यपाल, वो राष्ट्रपति जो केंद्र में है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं और जो राज्य में वो हाई कोर्ट है। केंद्रीय कानूनों के तहत किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है या फिर कम कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी की ये पावर है। ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति को ही है, न कि राज्यपाल को। हालांकि राज्यपाल के काम ऐसे लगते हैं कि वो राष्ट्रपति जैसे ही काम है। राज्यपाल की पावर क्या है, मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते, लेकिन सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं। इस तरह की सजा माफ नहीं की जा सकती जिस तरह की राष्ट्रपति कर सकते हैं। राज्य के कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को माफ कर सकता है या फिर सजा निलंबित कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है उस हिसाब उसकी सजा को राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाई कोर्ट के मामले में वो हस्तक्षेप कर सकता है राज्यपाल। वहीं वित्तीय शक्ति की बात करें राष्ट्रपति की, तो वित्तीय शक्ति क्या है कि धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में पेश किया जा सकता है। जो भी धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के मंशा से ही वहाँ पर पेश किया जा सकता है, वो बोलेंगे तब। वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट जिसे बोलते हैं हम, बजट शब्द है नहीं वैसे, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। अपने जो वित्त सचिव होता है आर्टिकल 280 में, उसके तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। मैं एक चीज बता दूं, इधर होता है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं जिसे, और एक होता है इधर पॉलिटिकल यानी जिसे कार्यकारी बोलते हैं वर्कर। तो इधर जो जनता चुनती है वो बनते हैं। जनता हालांकि महामहिम को भी चुनती है, लेकिन उसके बाद जो नियुक्तियां होती हैं, चाहे वित्त सचिव की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे वो राज्यपाल की हो, चाहे किसी भी अधिकारी की हो, वो सारी नियुक्तियां कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। इनको देखने के लिए, इन पर नजर रखने के लिए, और ये कहाँ से पैसा सोर्स उठाते हैं, ये जनता से, और जनता का पैसा कहाँ लग रहा है उस पर नजर कौन बनाए रखते हैं, ये वाले लोग जो राष्ट्रपति के सीसीटीवी कैमरे हैं। या राज्यपाल हो मुख्यमंत्री को रखाएगा, राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री को रखाते हैं, मंत्रिमंडल को उनके जो अधिकारी हैं केंद्र वाले वो रखाएंगे, राज्य के जो नीचे के अधिकारी उनको राज्य में इनके ही अधिकारी राष्ट्रपति जी के ही रखाएंगे। तो ये था इनका सिस्टम। कार्यकारी और प्रशासनिक दोनों एक साथ पैरेलल चलते हैं। जैसे मान लो छोटे स्तर से प्रधान के साथ में सेक्रेटरी बैठता है, जैसे ब्लॉक प्रमुख के बगल में वीडियो, ऐसे ही तहसील लेवल पर आ जाओगे तो जैसे एसडीएम इनको विधायक लेवल के काम देखता है तहसील लेवल के, ऐसे डीएम साहब जो होते हैं वो जिला लेवल के जिलाध्यक्ष के काम देखते हैं, उनको मॉनिटरिंग करते हैं। राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व वितरण को तय करने के लिए राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो अनुच्छेद 280 में इसकी चर्चा की गई है। भारत सरकार के सार्वजनिक खाता निधि और आकस्मिकता निधि से धन निकालने की शक्ति राष्ट्रपति में नियत है कि वो जो भी आकस्मिक या संचित निधि जो भी होती है, जो टैक्स कलेक्ट होकर वहाँ जाता है, आकस्मिक मतलब जो ऐसा फंड जो रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, इनमें से वो धन निकाल सकते हैं और उस धन का प्रयोग जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, तो इनमें दिया जाता है ताकि वो स्वतंत्र बने रहें, किसी भी डिपार्टमेंट के नीचे या जनता के अधीन ना आए। जनता का पैसा है, जनता की सेवा के लिए है, तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। इसका सीधा प्रयोग राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो बात करते हैं सैन्य शक्ति की। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, यानी थल सेना, जल सेना और वायुसेना। युद्ध की घोषणा करना और शांति स्थापित करना ये भी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कहीं भी किसी देश, बाहरी देश से, हमारा पड़ोसी देश से युद्ध होता है तो आज वहाँ पर
मतलब हमला करने का जो भी विचार या देगा या फिर आदेश देगा वो राष्ट्रपति होगा तीनों सेनाओं को। हालांकि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, लेकिन कोई छोटे मोटे मामले होते हैं तो वहाँ पर रक्षा मंत्री निपटा देते हैं। जैसे सबसे पहले प्रेसिडेंट, वहाँ पर CDS आता है, उसके बाद 3 सेना अध्यक्ष हो जाते हैं, थल सेना दल सेना, उनके बाद उनके साथ फिर 2-2 3-3 फिर अलग से होते हैं। इस प्रकार जब यहाँ से आदेश चलता है CDS के पास, CDS फिर किससे परमिशन लेगा? प्रेसिडेंट से। तो फिर यहाँ से आके फिर नीचे से किसी देश पर हमला किया जा सकता है। ये था राष्ट्रपति का प्रोसेस। राष्ट्रपति का प्रोसेस, युद्ध की घोषणा करना और शांति प्रस्ताव भी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति कर सकते हैं। जैसे चीफ होते हैं ना, जैसे मान लो अभी मनोज पांडे या फिर कोई भी, जैसे थल सेना अध्यक्ष है, वायु सेना अध्यक्ष है, चाहे जल सेना अध्यक्ष है, उनके तीनों के जो कमांडर हैं, उनके तीनों के जो अध्यक्ष हैं यानी जनरल हैं, उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। राजनीतिक शक्तियों की बात करें उनकी, तो राजनीतिक शक्तियों में भारत का दूसरे देशों के साथ लेन देन राष्ट्रपति के नाम पर होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री सिर्फ आने जाने वाले हैं। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा जैसे बैठते थे अपने सभा में, उसके बाद मंत्रिमंडल बैठता था, राजा को सब बताते थे कि महाराज हमने ऐसे किया, महाराज हमने ऐसे किया, महाराज हमने ऐसे किया। सिर्फ राजा सुनते थे। उनको लगता था कि प्रधानमंत्री ऐसा करो, तुम जाओ फलाने राज्य से हमारी बात कराओ और थोड़ा वहाँ पर देखो। फिर इधर से सेनापति से, सेनापति आप देखो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, इनकी थोड़ा मदद करो। अब सेनापति जा रहे हैं तो फिर कहते थे वित्त मंत्री से यानी उस मंत्री से कि तुम भी जाओ और इनकी व्यवस्था करो, पैसे वैसे की सेना जा रही है, सेना के लिए व्यवस्था करो। और फिर कुछ अध्यक्ष से कहते थे कि तुम व्यवस्था करो इनकी, जो कि खाना पाना रहना इस जनता का कैसे करना है। फिर टैक्स वाले से वो देते कि तुम टैक्स पटाओ ताकि हमारा राज्य चलता रहे। तो ऐसे ही राष्ट्रपति का काम है कि सारा जो मंत्रिमंडल है, मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 78 के तहत सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसके लिए है? राष्ट्रपति जी के लिए। ठीक है। तो दूसरे देश इनका दूसरे देशों से जो भी लेन देन होता है राष्ट्रपति के नाम पर होता है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। राष्ट्रपति दूसरे देशों में भेजे गए राजदूतों उच्चायुक्तों की नियुक्ति करते हैं। जैसे एम्बेसडर जाते हैं ना राजदूत, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं। जब दूसरे देशों के राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त होकर भारत आते हैं तो वह राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं कि साहब हम रसिया से आए हैं, हम अमेरिका से आए हैं, हम ब्रिटेन से आए हैं, हम इस MNC में रहना चाहते हैं, हमारा ये नियुक्ति पत्र है, वहाँ से हमें भेजा गया है। तो उसको लेकर उनको जगह दे दी जाती है, ऑफिस दे दी जाती है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। हालांकि करे चाहे कोई भी मंत्री करे, अंतिम मोहर राष्ट्रपति जी की ही लगेगी, क्योंकि वही हमारे बुजुर्ग हैं। तो ये राजनीतिक शक्तियाँ थी। उनकी शक्तियों की बात करें तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि उसका रिवीजन मान लें हम, जैसे राष्ट्रपति आपातकाल जो लगा सकते हैं वो 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। इतनी शक्तियों के बावजूद राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि भारत या उसके किसी बाकी शांति या व्यवस्था या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है या वास्तव में युद्ध छिड़ गया है, तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर देंगे। संपूर्ण भारत में इमरजेंसी लग जाएगी, आना जाना लेन देन सब कुछ बंद हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं 352। इसका भी एक वो निकाल दिया गया। कभी एक बार इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी जी ने एक पंजाब वाले हिस्से में थोड़ी सी हलचल हुई, उन्होंने पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी। राष्ट्रपति से बोल करके फोन करके जाओ इमरजेंसी लगाओ, इमरजेंसी लग जाती है। तब से राष्ट्रपति जी कहने लगे कि मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, आज से जो भी लगेगी इमरजेंसी वो सिर्फ लिखित में देनी होगी। और जो राष्ट्रपति ने तब एक बात और मेंशन की, किसी राज्य में हलचल है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, न कि इमरजेंसी लगेगी। 352 का प्रयोग नहीं होगा। 44 संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, क्योंकि ये 76 में इंदिरा गांधी ने कुछ हलचल मचा दी, इसीलिए कि चाहे तब भी तुम पूरे देश को बंद कर दोगे। खतरा अभी मान लो गोवा में, और तो उत्तर प्रदेश और ये बड़े राज्य ये ऐसे ही इमरजेंसी झेले। विद्रोह शब्द जोड़ा गया और प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकालिक घोषणा केवल कैबिनेट की सलाह पर ही संभव है जब बाहरी आक्रमण होता है। तो अगर बाहरी आक्रमण नहीं होता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा।
आपातकालिक घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। मंजूरी के 6 महीने तक आपातकाल लागू रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, ये भी उन्होंने कहा था। अब तक आपातकालिक घोषणा 3 बार हो चुकी है संपूर्ण भारत में। एक तो चीन से 7 युद्ध हुआ था हमारा 1962 में, 1971 में हमने बांग्लादेश को अलग किया, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा आंतरिक अशांति की कार्ड इन्होंने 1975 में लगा दी, और यही इसी के कार्ड ये फिर कहा गया कि अब ऐसे ही हर किसी के कहने पर नहीं लगेगी, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। अगला राष्ट्रपति शासन 356 ये था जब किसी राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ रही हों, मुख्यमंत्री वहां से काम अच्छे से नहीं कर रहा हो, तो वहां पर बैठा हुआ एक कैमरा राष्ट्रपति जी का, जिसे हम राज्यपाल बोलते हैं, राज्यपाल ये देख लेगा ये रिपोर्टिंग है साहब क्या करें, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यानी राज्य नहीं चला पा रहा है तो राष्ट्रपति राज्य की सभी शक्तियां अपने हाथों में ले सकता है, और वही जो सीसीटीवी कैमरा है तो वही कुछ दिनों के लिए राज्य वहां पर चलाएगा, उसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राज्यपाल है तो राज्यपाल की अपनी अलग शक्ति है, अलग शक्ति कुछ नहीं है, वो राष्ट्रपति के द्वारा दी गई शक्ति है। यानी कि राष्ट्रपति का एक मुखबरा है, राष्ट्रपति के कहने पर काम करता है, राष्ट्रपति के कहने पर ही वो वहाँ से हटा दिया जाता है, कभी प्रसाद पर्यंत काम करने वाला आदमी। ठीक है, ये था राज्यपाल, और वो 356 में वो सूचना दे देता है कि राज्य अच्छे से यहाँ पर संविधान चला नहीं रहा है, यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, मुख्यमंत्री ठीक से नहीं काम कर रहे, तो राष्ट्रपति शासन आ जाता है। बात करेंगे 360 की वित्तीय आपातकाल, जब ये भगवान के पास कभी लगे भी नहीं, आज तक लगा भी नहीं है, और उम्मीद करेंगे कभी लगे भी नहीं, क्योंकि भारत भारी भरकम देश है, थोड़ी सी व्यवस्था खराब होती है तो पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी हमारी। इसीलिए हम चाहते हैं, हमारे देशवासी चाहते हैं कि 360 का प्रयोग राष्ट्रपति जी कभी ना करें। अभी जो मुफ्त आसन चल रहा है चलने दो, हम तो कहें भगवान इतना दे कि हम दूसरे देशों को भी मुफ्त आसन दें। जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि भारत के किसी भाग की वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ा गई है तो वो वित्तीय शासन लगा सकते हैं। फिर तो यही होगा, वित्तीय शासन लगेगा तो कि भाई शाम का खाना बंद करो, सुबह सुबह खाओ, शाक छोड़ो, यही होगा। कई बार ऐसे प्रश्न आ चुकी भी हैं, लेकिन हम उनसे निपट चुके हैं। हमारे जो भावी मतलब जो रह चुके, जैसे मनमोहन सिंह 1992 में बचा के ले गए थे उसको, उससे पहले लाला शास्त्री जी के कार्यकाल में भी बहुत ज़्यादा संकट आए, हमने उन दिनों को पार किया। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव की बात करें तो केंद्र राज्य की सेवा में लगे सभी किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते पर कटौती निर्देश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, कि जो भी अपनी इतनी जो वित्तीय सेवाएं या जितना पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हो उनको खत्म करें ताकि जनता का भला हो सके, क्योंकि संकट आ चुका है। वित्तीय आपातकाल संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन स्थगित हो जाता है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, क्योंकि अभी ऐसे संकट की घड़ी आई नहीं। वीटो की शक्ति की बात क्या है कि वीटो एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है रोकना। वीटो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है, बाद बाकी किसी के पास में नहीं होता है। जैसे कोई भी कानून है या कोई भी चीज चल रही है उसको रोकने का काम किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है, ये पावर है। पूर्ण वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति नहीं देते हैं तो विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसे बोलते हैं पूर्ण वीटो। राष्ट्रपति के पास एक और वीटो होती है, इसे बोलते हैं हम पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार ये है, किसी निजी सदस्य के विधेयक पर सहमति न देकर, किसी का निजी मान लो विधेयक है उस पर सहमति न देना राष्ट्रपति का काम है, ये अपना प्रयोग कर देते हैं। विधेयक पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति से पहले इस्तीफा दे देती है और नई सरकार विधेयक पर सहमति न देने की सिफारिश करती है। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर भी पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। एक शक्ति का प्रयोग सबसे पहले 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियम विधेयक में पारित किया था। तो ये 3 प्रकार के शक्तियां हैं, इनको यूज कर सकता है राष्ट्रपति। निलंबित वीटो क्या है? अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर धन विधेयक और संविधान संशोधन को छोड़कर, धन विधेयक इंपोर्टेंट रखना है, धन विधेयक और संविधान संशोधन, इन दोनों को छोड़कर पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा सकता है। धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, पैसे की बात है ना, इसीलिए उन्हें नहीं लौटा सकता, या संशोधन हुआ है उसे नहीं लौटा सकते। बाद बाकी सबको लौटा सकते हैं। यहाँ पर वीटो कहा जा सकता है कि उन्होंने रोक लगा दी, बाद बाकी शब्द है।
इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले राष्ट्रपति वेंकटरमन ने 1991 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक में किया था। धन विधेयक की बात करें तो वेंकटरमन के लिए इन वीटो का उपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या फिर उस स्थगित रख सकता है, लेकिन संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अपने पास पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है। पॉकेट वीटो एक ऐसी वीटो है जैसे कोई कानून है उसे वापस करते हैं तो फिर वो लौटा देंगे वापस, तो चलो फिर से पास करो, क्योंकि फिर बाध्य हो जाएंगे। राष्ट्रपति जी का एक नियम होता है कि एक बार जैसे कोई चीज़ हमने वापस कर दी वो फिर से आ जाती है, पास होने के लिए वो पास करनी पड़ती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उसको अपनी जेब में रख लेते हैं, जब हम भेजेंगे ही नहीं पास करेंगे, ये वीटो उनके पास। ठीक है, तो एक इस जो पॉकेट वीटो थी इसका सबसे पहले ज्ञानी जेल सिंह ने इसका फायदा उठाया। जब राजीव गांधी की सरकार थी उन्होंने एक भारतीय डाक संशोधन के लिए 1886 में एक बिल बनाया, विधेयक बनाया, और इस विधेयक को भारतीय डाक से संबंध था। इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज कर लिया, अपनी जेब में डाल लिया, वो पास ही नहीं होने दिया। 24 संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक को सम्मति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताते हैं ज्ञानी जेल सिंह अपने हाथ में एक संवैधानिक किताब रखते थे, वो उसी किताब को पढ़कर उनको मालूम पड़ गया कि इसे मैं जेब में रख सकता हूँ, इसमें आम जनता का घाटा है, इसीलिए उन्होंने उसको पास नहीं किया। उनका अपना मत था, इसीलिए पॉकेट वीटो का यूज कर लिया उन्होंने, राजीव गांधी जी ने। उसके बात करें हम विशेषाधिकार की राष्ट्रपति की, तो संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति को कुछ छूटें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के किसी भी कर्तव्य और अधिकार के प्रयोग में किए गए किसी भी कार्य के किसी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। कोई भी कार्य उन्होंने कर दिया तो ऐसा नहीं कि उठा के चलो भाई सुप्रीम कोर्ट बुला रहा है, क्योंकि वो खुद अपने आप में सुप्रीम है। पद पर बने रहने के दौरान राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई भी केस नहीं लगा सकते अगर वो पद पर हैं तो। कोई भी अदालत राष्ट्रपति के पद पर बने रहने के दौरान उनकी गिरफ्तारी की वारंट जारी नहीं कर सकती, क्योंकि वो सुप्रीम है। ठीक है, उनके लिए 14 दिन पहले से कहना पड़ता है और एक महाभियोग लाया जाता है, तब जाके राष्ट्रपति वो ऐसा होते हैं। अगर कोई महाभियोग भी लाना है तो सुप्रीम कोर्ट को क्या हवा लग रही है, उसको 2 महीने कहते हैं ऐसे सूचना देने के लिए 2 महीने बाद किसी भी तरह की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, सूचना देने के बाद महाभियोग की भी। तो इतनी प्रोसेस कौन करेगा, इसीलिए आज तक कोई महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियां हैं, जैसे कि आर्टिकल 72 विवेकाधीन शक्ति है उनकी, खुद किसी को माफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 75(1) में उन्होंने स्पष्ट कहा है, आर्टिकल 75(1) में के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और वो करेगा कैसे, पार्टी अध्यक्ष से पूछकर। जैसे अभी पार्टी अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा से पूछेगा आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वो एक लिस्ट देंगे, वो लिस्ट में से प्रधानमंत्री को बना देंगे, नियुक्ति कर देंगे, प्रधानमंत्री को शपथ दिला देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री को पूछकर पूरा जो इतना कैबिनेट है उसको फिर नियुक्ति करा देंगे। और यदि प्रधानमंत्री की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो उसकी राय में लोकसभा का विश्वास हासिल करने में सक्षम हो, और ऐसा वो किसी अन्य पार्टी से नहीं, उसी पार्टी से जो बहुमत में है उसी से किसी एक आदमी को उठाकर फिर से प्रधानमंत्री बना सकते हैं अगर कोई सीट खाली होती है तो। जैसे इंदिरा गांधी जी चली जाती है तो राजीव गांधी को टेक ओवर कर देते हैं वहाँ पर पद के लिए। यदि वह सदन में विश्वास मत साबित नहीं कर पाता है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। यदि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो भी ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में कई बार हो चुका था। 16 दिन, 13 दिन, 26 दिन, 6 महीने तक ऐसे कई प्रधानमंत्री बदलते रहे। ये सब वही कहानी है उन्होंने किया। नई लोकसभा और सरकारी गठन तक पुरानी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी अनुशंसा को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। आगे का जो रिवीजन में पहले बता चुका हूँ वही है, राष्ट्रपति कार्यालय राज्यसभा राज्यपाल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 में कहे गए हैं। पद के कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, पद पर रहते हुए कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती, सिविल कार्रवाई से 2 महीने पहले और दावों का पूरा विवरण देने के बाद नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकती है।
पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति जी को। इतनी जो शर्तें हैं वो इनकी शर्तें थी। अब बात करेंगे इनके रिवीजन की। तो आर्टिकल हैं और उनसे संबंधित चीजें हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। बस यहाँ पर आप समय दे दीजिए मुझे। आर्टिकल 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति होंगे। वहीं पर आर्टिकल 53 है संघ की कार्यकारी शक्तियां। शक्तियों की तो हम आज पूरी बात करते ही रहे, चाहे वो जुडिशल की शक्तियां हो, चाहे पॉलिटिकल शक्तियां हो, चाहे उनकी क्या डिफेंस की शक्तियां हो, वो सारी शक्तियां किस में अंतर्निहित है? 53 में। 53 में कई आर्टिकल आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं इसमें। अगर बात करें 52 से राष्ट्रपति होंगे, 53 में उनकी शक्ति होगी, 6 से 54 यानी चुनाव, और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कैसे कराया जाएगा चुनाव मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल वो कितने साल के लिए रहेंगे? 5 साल के लिए। पुनः चुनाव के लिए योग्यता, वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं? तो लड़ सकते हैं, ऐसा उसमें नहीं लिखा कि नहीं लड़ सकते। 58 में राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता क्या होनी चाहिए? वही होनी चाहिए जो लोकसभा एक सदस्य की होती है, राज्यसभा लोकसभा की। 35 साल की उम्र इसी में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रतिनिधित्व वो क्या क्या उनके कार्य हैं? राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61, भाषण राष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए चुनाव करने का समय 6 महीने, ये भी दिया हुआ है 62 में। 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में हर राज्य में कार्य करना, ये 65 कहता है। 71 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी 71 में है। आगे हम बात करेंगे 72 की। तो 72 में हमने क्या पढ़ा? 72 में पढ़ते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान 72 काम। 74 में पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह व सहयोग प्रदान करेगा। 75 में हम पढ़ते हैं कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यालय, कार्यकाल, वेतन, ये सब 75 में। 76 में लिखा हुआ है भारत का अटॉर्नी ऑफ जनरल। 77 में क्या है कि भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। 78 में निवासी को जानकारी प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व होंगे, यानी राष्ट्रपति को, या निवासी हो गया, राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने से संबंधित कुछ प्रावधान होंगे, प्रधानमंत्री उन्हें जानकारी देगा। 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये सब 85 में लिखा हुआ है। 111 में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देना। 112 में संघीय बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट शब्द नहीं है वहां पर, वार्षिक वित्तीय विवरण 112। 123 में वो अपना अलग से अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कोई भी कानून अपनी मंशा पर। 143 सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है। अब वो मानते या नहीं मानते, वो 143 में दिया हुआ है। ऐसे ही आगे हमने और आर्टिकल पढ़े थे, तो 356, 352 और 360 भी थे, और 148 भी है, कैग की नियुक्ति करते हैं वो। ऐसे करके अटॉर्नी ऑफ जनरल लिखी है, 76 में नियुक्ति करते हैं। ऐसे करके तमाम आर्टिकल हैं वो हमें राष्ट्रपति से संबंधित जुड़े हुए हमको दिखेंगे। आगे जैसे हम कैग पढ़ेंगे तो उनकी चर्चा आ जाएगी राष्ट्रपति की, ऐसे ही हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे फिर भी चर्चा आ जाएगी राष्ट्रपति की। तो अब पूरे संविधान में हमें राष्ट्रपति की कहीं न कहीं चर्चा देखने को मिलेगी, और हमने अभी डिटेल में राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ा है। वैसे डिटेल में जानने के लिए राष्ट्रपति को आप हर रोज अखबार पढ़ते रहें। राष्ट्रपति कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई महामहिम में। तो जितना परीक्षा की दृष्टि से था मैंने उतना बता दिया। अगर आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप लक्ष्मीकांत की बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं। मेरा तो काम ये था कम समय में वो परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन थे वो उससे लगाना, इसीलिए मैं इतनी जल्दी कुछ कर पाया। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा कम मामला है, कम मटेरियल है, तो आप सीधे जाकर लक्ष्मीकांत की किताब उठाएं और डिटेल से पढ़ डालें, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहीं पर हमारी क्लास संपन्न होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अब तक बनने के लिए, और ज़्यादा ज़्यादा क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक से शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाएं और कमेंट जरूर करें। इसमें ऐसा होता है ना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, इसमें आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कमी रही, कितना बढ़ाना है अभी और कुछ कंटेंट, तो उसमें अपना परामर्श दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अब अगले दिन इसी चैनल पर अगली क्लास के साथ में उपराष्ट्रपति।